अर्पण जी, बताएं क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ। जरा चेक कीजिए कि आवाज़ मिल रही है कि नहीं। जैसा अर्पण जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आवाज़ कैसी मिल रही है बताएं। चलिए, तो हम सब क्या प्रतीक्षा करेंगे कुछ लोगों के आने की? हाँ अर्पण जी, आपका सवाल। हम्म, क्या बातचीत शुरू करें अर्पण जी? बताएं अर्पण, आप आपके प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबों को नमस्कार। और मैं बड़ा संकोच में था इस बातचीत के लिए, और अर्पण कुमार को, जनसुलभ पुस्तकालय को एक प्रतीक्षा करनी पड़ी थोड़ी लंबी। मैं संकोच में इसलिए था कि इस जो सोशल मीडिया है इस पर लाइव का कि इतनी मारामारी चल रही है, इतनी मात्रा में यह रोज़ हो रहा है कि साहित्य की दुनिया बिल्कुल स्पंदित हो गई है लाइव प्रसारणों से। तो मैं संकोच में भी था, पता नहीं कितने लोगों की रुचि बची होगी, या लेकिन फिर भी ये स्नेह है अर्पण कुमार और जनसुलभ पुस्तकालय का कि मैं आप सबसे बातचीत करने के लिए मुखातिब हूँ, और आप सबके प्रति आभारी भी हूँ, अर्पण कुमार के प्रति और जनसुलभ पुस्तकालय के प्रति भी। ये प्रश्न एक आया है कि किसी के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके माता पिता की अहम भूमिका होती है। आप स्वयं अपने पिता से गहरे जुड़े रहे हैं, कृपया इस संबंध में कुछ बताएं। ये सच है, और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग अपने माता पिता से जुड़े होते हैं। यह कोई बहुत नई बात नहीं है। स्थितियाँ कुछ लोगों की ज़रूर होती हैं कि वे अ, नहीं जुड़े भी होते हैं कुछ लोग बाद के दिनों में, लेकिन मैं अपने पिता से बहुत गहरे जुड़ा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वे मुख्यतः एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के बाद जिन्हें ये लगने लगा था कि राजनीति उनके योग्य नहीं रही या वे राजनीति के योग्य नहीं रहे, और उन्होंने राजनीति छोड़ दी और वे बिल्कुल एक अलग किस्म का जीवन जीने लगे। अपने गांव में ही रहने लगे। उसके पहले वो छपरा, सिवान जैसे शहरों में उनकी सक्रियता थी। तो वे उनकी पहली भाषा अंग्रेजी थी, फिर संस्कृत, उर्दू, चौथी भाषा हिंदी थी। साहित्य के वे बड़े गंभीर पाठक थे और उन्होंने मुझे साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लिखने के लिए कि वो उम्र नहीं थी जब वो मुझे प्रेरित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुस्तकें उपलब्ध कराई, उन्होंने लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे मेरे लिए पुस्तकों का चुनाव भी करते थे और अक्सर हम दोनों पिता पुत्र उस उम्र में जितनी बातें मैं कर सकता था, मेरी जो भी एक उत्सुकता किशोर उम्र की हो सकती थी, वे सारी उत्सुकताएं उनके सामने मैं प्रकट करता था अपनी उत्सुकता को, और वे अपने ढंग से उस पर बातें मुझसे करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत गहरे जुड़ा हुआ था, और साहित्य के प्रति जो अभिरुचि है उसको उस दिशा में ले जाने का काम उन्होंने किया। और उन्होंने मुझे बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और लिखने भी लगा, तो लिखने को भी बहुत उत्सुकता से वो देखते थे आरंभिक दौर में। चीज़ों को कभी कभार पूछते भी थे, बातें भी करते थे। और उन्होंने फिर अपने गांव पर जो अलमारी रखी हुई थी उसकी चाबी मुझे सौंपी, जिसमें योगी, माधुरी, चांद, उस दौर की तमाम पत्रिकाओं की कुछ फाइलें थी, कुछ पुस्तकें थीं। हालांकि मैं उन पुस्तकों को, उन पत्रिकाओं को बचा नहीं पाया, इसका जीवन भर मुझे दुख रहेगा, अफसोस रहेगा। 75 में पटना की बाढ़ और भी कई विपदाएं, इधर से उधर होना, एक तो गांव से ही विस्थापित होकर पटना आना, उसमें भी चीज़ें नष्ट हुई। हालांकि उस समय उम्र बहुत कम थी। तो इस तरह से पिता ने निश्चित रूप से मेरी निर्मित में उनकी आरंभिक भूमिका है, बल्कि नींव की ईंट की तरह वे मेरे जीवन में उपस्थित है। मैं अच्छा बुरा जो भी बन पाया हूँ, जो भी लिख पाता हूँ, जो भी आपको सौंप पाता हूँ, उसमें उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये इस तरह एक पूरी की पूरी मुझको लगता है कि वे जिस दौर के व्यक्ति थे, ख़ास तौर पर उस दौर में आज़ादी के बाद के जो लोग थे, आज़ादी के समय के लोग जो आज़ादी के बाद बचे हुए थे, उनके पास जीवन मूल्य थे। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष से अपने लिए जीवन मूल्यों को अर्जित किया था, और वे मूल्य बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई को जब हम बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, पढ़ने जाते हैं उसके बारे में, या जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि वो सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, कि विदेशी सत्ता के खिलाफ सिर्फ आंदोलन नहीं था, वह संस्कृति के निर्माण की भी एक प्रक्रिया थी जो हमारे देश में, भारतीय समाज में चल रही थी। तो निश्चित रूप से उस आंदोलन से जुड़े, आज़ादी के संघर्ष से जुड़े जो लोग थे, जिनको हमने अपने बचपन में, किशोर उम्र में, बाद में कुछ लोग जो बच गए थे उनको यौवन के दिनों में उनको देखा, उनके निकटता जो प्राप्त की, तो उससे बहुत कुछ सीखने, जानने और जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण, एक समरस दृष्टिकोण अर्जित करने में बहुत बड़ी सहायता मिली, इसमें दो राय नहीं है। अब इस बातचीत में सबसे बड़ा संकट ये है कि आपके सामने कोई है नहीं। आप स्वयं से स्वयं बातचीत करते हैं। कभी कभार कुछ प्रश्न आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन खुद से बात करना
थोड़ा अटपटा भी लगता है और अपनी रचना पर केंद्रित बात करना और अटपटा लगता है। लेकिन चूँकि यह एक नई शैली अभी पैदा हुई है, लोग बातें कर रहे हैं अपने बारे में। हालाँकि मुझे अपने बारे में बातें करते हुए हमेशा संकोच रहा है। अपनी रचनाओं पर बातें करने से मैं कतराता रहा हूँ। मैंने अपने कथा संकलनों की भूमिका में ख़ासतौर पर प्रतिनिधि कहानियाँ और एनबीटी से प्रकाशित संकलित कहानियाँ की भूमिका में इस बात का ज़िक्र भी किया है कि अपनी रचनाओं पर बात करना मुझे बहुत प्रिय नहीं है या प्रिय नहीं है। लेकिन कई बार हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है और बातचीत करनी पड़ती है। इसको लेखन और का जो आरंभिक दौर था उस पर बात करना उसके करने की मैं कोशिश करूँगा। दिव्या जी नमस्कार आपको। कमलेश जी आपको भी प्रणाम। सुधांशु भाई नमस्कार। आपको देखकर अच्छा लग रहा है। तो अर्पण कुमार ने इस कार्यक्रम की योजना बनाते हुए जो निर्देश मुझे दिए थे कि इन विषयों पर आप बात करें, लोग सुनना चाहते हैं। तो लेखन के आरंभिक दौर में जो लेखन, स्वीकृति या प्रकाशन को लेकर लगभग हर लेखक को संघर्ष करना पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। लेखन का जो बिल्कुल आरंभिक दौर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास जिनको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जिनको आप अपने पाठकों के लिए या दूसरों के लिए के सामने रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये संप्रेषित हो, ये लोगों तक पहुँचे। लेकिन उसके बीच चुनाव करना कि बहुत सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे समय के लिए, हमारे समाज के लिए या उसको यूँ कहें कि हमारे जीवन के लिए वो बेहद ज़रूरी है और उसे एक पाठक तक पहुंचना चाहिए। पहली बात तो ये नए किसी भी नए लेखक के लिए एक बड़ी समस्या होती है और हम बहुत जल्दबाजी में अगर हैं तो कई बार हम जो यथार्थ का जो एक विस्तारित संसार है उससे सब कुछ चुनने लगते हैं, इसकी फिक्र किए बिना कि इस ये कितना दीर्घजीवी होगा या इसका क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा। यह संकट हर लेखक के साथ आता है, मुझे लगता है कि ऐसा आता है। और धीरे धीरे हाँ सुधांशु जी, मैं अग्निलीग पर भी बातचीत करूँगा। आप सही कह रहे हैं, मैं अग्निलीग पर भी बातचीत करूँगा। प्रज्ञा जी नमस्कार। संजीव अक्षय जी आपको भी मेरा प्रणाम। संजीव अक्षय जी से जहाँ तक मेरी याद है मेरी रायपुर की मुलाकात है, बहुत अच्छी मुलाकात है रायपुर के कार्यक्रमों में। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि लेखन और प्रकाशन और स्वीकृति स्वीकृति तो मुझे लगता है कि इसकी सबसे ज़्यादा अभी के दौर में मैं जो देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा चिंता है लेखकों को। जो हमारा दौर था, आरंभिक दौर था, उसमें थोड़ी स्थितियाँ अलग थी। हम सब ये जानते थे कि शीश उतारे हाथ ले तब पैर से घर माए, कि यह जिस जो चुना है हमने अपने लिए, जो जीवन हमने चुना है, जो लेखन का काम, ये बहुत फौरी काम नहीं है, ये इससे बहुत तत्काल कुछ मिलता नहीं है। और स्वीकृति के लिए भी हमारे सामने बड़े बड़े जो हिंदी के जो या जो लेखन का जो संसार था, विशाल संसार था, उससे परिचित जैसे जैसे होते गए स्वीकृति की चिंता मिटती गई, क्योंकि लगता था कि लिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जब लिखते हैं, आप जब जीवन की कथा को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ, अपनी लेखकी ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ, और एक नएपन के साथ
क्योंकि सूर्य रोज उदित होते हैं, रोज अस्त होते हैं, चंद्रमा रोज उदित होते हैं, अस्त होते हैं, वनस्पतियां, पृथ्वी का सब कुछ, ये सारा संसार, सारी प्रकृति में सब कुछ चलते रहता है। लेकिन लेखक जब उसको देखता है तो उसे ये लगे कि वह पहली बार सूर्य का उगना देख रहा है जब वो लिखे तो, और उसके पाठक को भी ये लगे जबकि वो रोज देखता है। तो यह जो एक हासिल करना, अर्जित करना लेखक को होता है, यह एक कठिन काम है। और हमारे जो वरिष्ठ रचनाकार रहे, उनका लेखन पढ़ते हुए, उनसे मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, ये हमेशा ये चीज़ें सामने आती रही कि स्वीकृति जो है वो अंतिम चीज़ है। वो आपको मिलेगी अगर आपने ढंग से काम किया। बहुत हड़बड़ी हमारी पीढ़ी को नहीं रही। आप देखेंगे हमारी पीढ़ी के जितने लेखक हैं, अगर वे उनको स्वीकृति मिली तो उस स्वीकृति के पीछे वो उस तरह पागलों की तरह नहीं भागे। उन्होंने लिखने का काम किया, उन्होंने जीवनानुभवों को संचित करने और फिर उसको अपनी रचनाओं में संप्रेषित करने का काम किया। तो स्वीकृति जरूरी है, लेखक के लिए उत्साह बढ़ता है उससे। लेकिन स्वीकृति की ही चिंता सबसे पहले हो, और हम अपने लेखन के लिए जो टूल्स, जो उपकरण अर्जित करने होते हैं, जो जीवनानुभव अर्जित करना होता है, जो पठन पाठन की जो एक लंबी गहन प्रक्रिया होती है, जिसमें हमको हमेशा डूबे रहना होता है, अगर हम उसी को छोड़ करके और स्वीकृति की चिंता में लगें तो शायद हम लिख नहीं पाते हैं, या लंबे समय तक यह काम नहीं कर पाते हैं, निराश होकर छोड़ भी देते हैं। रही बात प्रकाशन की, तो हिंदी जगत में प्रकाशन का तंत्र बहुत ही ऊटपटांग है, बहुत ही बेढब है, और उसकी समस्या लगभग हर लेखक को आती है। हालांकि मैं इस मामले में बेहद सौभाग्यशाली रहा कि आरंभ ही बड़ी पत्रिकाओं से हुआ, जो उस समय की बड़ी पत्रिकाएं थी, ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिकाएं थी। मेरी पहली कहानी प्रेमचंद जी के बड़े शपथ राय के संपादन में एक पत्रिका आती थी, कहानी। उस कहानी में वापसी एक कहानी थी जो मेरे किसी संकलन में नहीं है, उसमें छपी। फिर उस समय जो पत्रिकाएं थी, पटना से एक छोटी पत्रिका आती थी, लघु पत्रिका समझ, उसमें एक कहानी आई। फिर कहानियों के छपने का, प्रकाशित होने का सिलसिला शुरू हुआ। वाराणसी से कहानीकार एक पत्रिका आती थी जो खूब पढ़ी जाती थी, और मैं उसको याद कर रहा हूँ, उस पत्रिका को छोटे साइज में होती थी और उसमें कहानी छपी। फिर सारिका में तत्काल 1-2 साल के भीतर ही सारिका के नवलेखन अंक में कहानी आई। फिर धर्मयुग में कहानी, जो ये पत्रिकाएं ऐसी थी कि इसमें आप एक बार प्रकाशित होते हैं और नए लेखक हैं तो पूरे देश में लोग आपको जानने लगते हैं। तो इस तरह से एक प्रकाशन को लेकर के वैसा संकट नहीं था मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से। मैं सौभाग्यशाली, जैसा मैंने कहा कि सौभाग्यशाली लेखकों में हूँ कि मुझे सीधे जो है सो बड़ी पत्रिकाओं से आरंभ करने का अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य था। अब पुस्तकों के प्रकाशन में हाँ पर्याप्त देरी हुई, और मुझको लगता है कि नाटक पहले आया, नाटक के साल भर बाद फिर कहानी संकलन आया, और फिर उसके बाद ये प्रकाशन संस्थान से मेरी पुस्तकें आई, उसके बाद राजकमल से पुस्तकें आने लगी। तो धीरे धीरे एक सिलसिला, अगर आप धैर्य के साथ अपनी रचनात्मकता पर विश्वास करते हुए, अपने पाठकों पर भरोसा करते हुए अगर आप काम करते हैं, तो ये सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब रही स्वीकृति अस्वीकृति की बात, तो जीवन काल में तो बहुत सारे लोग स्वीकृत होते हैं। हम लोगों ने देखा है अपने जीवन काल में लोगों का डंका बजते हुए और उनका जय घोष, जयगान होते हुए, लेकिन परिदृश्य से उनके हटते ही उनकी रचनाएं बिला जाती हैं। रचनाओं में वो शक्ति अगर नहीं है तो आप अपना डंका अपने ही हाथों कुछ देर तक पीट सकते हैं, बजा सकते हैं। इसलिए लेखक को मुझे लगता है कि अपनी रचनात्मकता पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, और वही अंततः आपका अर्जन होता है। मुकेश जी नमस्कार। प्रज्ञा, रोहिणी, प्रज्ञा, बहुत बहुत स्नेह, नमस्कार। तो
इस तरह से लेखन और प्रकाशन को लेकर के हर लेखक के पास समस्याएं आती हैं, वो उसको उससे जूझना होता है, अंततः उसे ही उससे उबरना होता है। किसी की सीख इसमें किसी के काम नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम नहीं आती। आपको अपने अपनी निर्मित अपने ही हाथों करनी होती है। जनसुलभ पुस्तकालय ने कुछ प्रश्न मुझे भेजे हैं, वही प्रश्न मेरे सामने हैं, मैं उन प्रश्नों की ओर देख रहा हूं। तो अब तीसरा प्रश्न अर्पण कुमार ने जो भेजा था जनसुलभ पुस्तकालय की तरफ से, उसमें है कि देश के विभिन्न हिस्से में आप रहे, कौन सी जगह प्रिय है और क्यों प्रिय है? देखिए, ये थोड़ी नाइंसाफी होगी, यायावरी प्रवृत्ति है मेरी, और किसी यायावर से हाँ, ये जरूर है कि देखिए उनका प्रश्न इस पर भी आ गया। देखिए, ये एक बहुत ईमानदार, अगर ढंग से मैं बात कहूँ तो सबसे ज्यादा तो पसंद मुझे अपना गांव लहेजी है। लेकिन जीवन की स्थितियां ऐसी हैं कि मैं निरंतरता में वहां रह नहीं पाता। और इस कोविड काल में तो पिछले मार्च में मुझे ही वहां होना था। मार्च में कुछ लंबे समय के लिए होना था, लेकिन मैं जा भी नहीं पाया और तब से मैं छटपट कर रहा हूँ। फिर पटना, क्योंकि पटना में मेरा किशोर उम्र में मैं पटना आया, मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई। वहाँ दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं अच्छे, जो साहित्य से नहीं जुड़े हुए हैं सीधे, वो लिखते नहीं हैं, कुछ पढ़ने वाले, कुछ पत्रकार मित्र, कुछ लेखक मित्र, कवि, बहुत सारे लोग हैं। अब बताइए कि कैसे मैं पटना से ज़्यादा और किसी को कैसे, किसी शहर को कैसे प्यार कर सकता हूँ जहाँ मेरा पूरा का पूरा यौवन काल बीता हो, जहाँ यूनिवर्सिटी में के पटना विश्वविद्यालय के परिसर में, वहाँ के कॉलेज, बीएन कॉलेज के परिसर में की तमाम स्मृतियाँ, उन स्मृतियों को मैं कहीं भी जी लेता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन वह जगह बार बार खींचती है। जिस तरह गांव मेरे लिए प्राणवायु है, उसी तरह पटना भी है। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं इन दिनों दक्षिण में बच्चे हैं तो लगातार, जैसे अभी आपसे बातचीत मैं बेंगलोर में बैठ के कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे हर जगह, मैं हर जगह के जो भोजन है, वो हर जगह का जो कुजीन जिसको आप कहते हैं, भोजन के प्रति मैं खुला हुआ हूँ। वहाँ के आचार व्यवहार के प्रति खुला हुआ हूँ। मैं हर तरह का भोजन कर लेता हूँ, हर तरह के लोगों के बीच, हर तरह के जीवन के बीच अपने को सहज रखने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि पहाड़ मेरे गांव में नहीं है, मैं बहुत मिस करता हूँ। काश मेरे गांव में पहाड़ होता, पटना में भी नहीं है। नदी पटना में है, और मेरे गांव में कोई बड़ी नदी नहीं है, पोखर हैं, तालाब हैं, अब बहुत पतली बरसाती नदियां हैं, अग्निलीक में आई सफाई की तरह बरसाती नदियां हैं। तो मैं नदियों को भी, समुद्र भी मुझे उसी तरह बुलाता है, पुकारता है। तो ये मुझे लगता है कि मनस्थितियों पर निर्भर करता है। और इस देश के विभिन्न हिस्सों में जितना भी, जो भी थोड़ा बहुत अपने जीवन काल में घूम पाया हूँ, मैंने उसका स्वाद लिया है, और मेरी स्मृति में वह सब कुछ जीवंत है। मैं उस तरह, लेकिन मेरा गांव लहेजी और मेरा नगर पटना, ये दोनों मेरे लिए प्राणवायु हैं। राजेंद्र शर्मा जी, सक्सेना जी नमस्कार। ममता जी आपको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आप आई, आपने तो एकदम इतना ऐसी खुशी दे दी अभी मुझे कि मैं आह्लाद से भर गया। आपको पढ़ के, आपके शब्दों से मैंने संस्कार पाया है साहित्य का। और आप, मैंने ही नहीं, मेरी पीढ़ी के ढेर सारे लेखकों ने संस्कार पाया है।
जी कमलेश, पटना में मोहल्ले का नाम पहाड़ी है। हाँ, पहाड़ी है और वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। वहाँ अ, अफ़गानों से भी युद्ध हुआ था। वहाँ बौद्ध स्तूप की संभावना है, जिसकी खुदाई अगर की जाए तो आज भी मिलेगा। वह किसी पुराने किले के एक प्राचीर की तरह भी उसको कुछ जो इतिहासकार हैं वो उसको देखते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंच पहाड़ी भी कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, आपने सही कहा। आपने स्वयं कई नाटक लिखे हैं जिनके सफल मंचन हुए हैं। आपके प्रिय नाटककार कौन कौन है? शुक्रिया जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी। नाटक मैंने कई लिखे। नाटक और कहानी की दुनिया में मेरी आवाजाही चलती रही। हालांकि कुछ मित्रों का मानना है कि इस आवाजाही ने मुझे बहुत घाटा पहुंचाया है। और एक कहानीकार के रूप में अगर मैं नाटक की दुनिया में बार बार भाग कर नहीं जाता तो कहानियों की दुनिया में मैं अभी थोड़ी देर पहले जिस स्वीकृति की बात कर रहा था कि मेरी स्वीकृति ज़्यादा होती। लेकिन मैंने पहले भी लिखा है और अब भी यह कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आवाजाही मुझे बहुत प्रिय है। स्वीकृति और अस्वीकृति से परे जाकर ये आवाजाही मैं करता हूँ। और अगर लेखक संभव हो, लेखक की रुचि हो, तो लेखक को मुझे लगता है कि ये आवाजाही करनी चाहिए। इस आवाजाही से आपकी दुनिया विस्तारित होती है, आपके जीवनानुभव भी विस्तारित होते हैं। साथ साथ जो लिखने का जो तकनीकी पक्ष है, जो हुनर है, जिसको कौशल आप कहते हैं, वो कौशल और भाषा अर्जित करने के लिए भी अवसर मिलते हैं। आप अगर नहीं आवाजाही कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आवाजाही करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्वीकृति या अस्वीकृति पर कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। मुझे कई नाटककार बहुत पसंद हैं। नाटक के लिए अमूमन होता क्या है, नाटक ही नहीं, अमूमन हम सृजन की दुनिया में अपनी भाषा या अपने भारतीय भाषाओं की बात कम करते हैं और अक्सर हम विदेशी भाषाओं की तरफ चले जाते हैं बातचीत करते हुए। निश्चित रूप से विश्व का साहित्य बहुत ज़रूरी है। विश्व में जो भी लिखा पढ़ा जा रहा है उससे जुड़े रहना, उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण लिखा गया है। इसमें कहीं दो राय नहीं, मैं उसको कहीं से निगेट नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का अपना रंगमंच, हमारी अपनी रंगमंच की परंपरा इतनी विकसित रही है एक समय में। और उसका जो जो हमारी प्राचीन परंपरा है, उसका सिर्फ और सिर्फ जो उपलब्ध है संस्कृत रंगमंच जिसको हम जानते हैं, वो नाट्यालेख ही उपलब्ध है हमारे पास, और कुछ उपलब्ध नहीं है। एक आध प्राचीन नाट्यशालाएं मिली हैं कहीं कुछ, लेकिन वो बहुत बड़ा आधार नहीं बनती हैं उस रंगमंच को जानने के लिए। तो लक्षण ग्रंथ, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और नाट्यों के आलेख, तो जो भी संस्कृत के नाटक हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। भास बहुत बड़े नाटककार हैं। शूद्रक का एक ही नाटक है मृच्छकटकम, जो दुनिया की लगभग हर भाषा में, जो बड़ी भाषाएं हैं दुनिया की, उन तमाम भाषाओं में उसका अनुवाद और रूपांतरण हो चुका है। स्वयं मैंने भी उस पर काम किया। माटी गाड़ी नाम से नाटक भोजपुरी और हिंदी को मिश्रित करते हुए काम किया और लिखा। तो इस तरह हालांकि शूद्रक के बारे में कई तरह अभी ये पता भी नहीं चला है कि वो सचमुच किस शताब्दी के थे, वो थे भी या नहीं, शूद्रक नाम का कौन सा व्यक्ति था, उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन वह नाटक जो है सो पूरी दुनिया में की श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं में एक माना जाता है। इसी तरह ब्रेख्त आते हैं। आप ब्रेख्त को देखिए कि ब्रेख्त के तमाम नाटक, जो उसमें कौशल है, जो उसमें युक्तियां हैं, वो युक्तियां एशियाई युक्तियां हैं। वो यूरोप की युक्तियों का प्रयोग ही नहीं करते हैं। भारतीय युक्तियां आपको मिले। विरक्त के तमाम नाटक एशियाई रंग युक्तियों पर से बुने गए हैं। वे बड़े नाटक, इस तरह शेक्सपियर को पूरी दुनिया बड़ा कहती है। मैं शेक्सपियर में झूठ नहीं बोलूंगा,
शेक्सपियर को उस तरह नहीं पढ़ पाया जिस तरह पढ़ना चाहिए था जीवन में, कि कुछ जो चूके हैं या जो छूट गया जीवन में, जो नहीं कर तो उस तरह नहीं पढ़ पाया जिस तरह पढ़ना चाहिए था मुझे। और इस तरह जितने बड़े नाटककार हुए छिटपुट उनकी तमाम चीज़ें पढ़ी और बहुत सारे नाटककार अच्छे लगे। लेकिन हम अभी की अगर बात करें संस्कृत रंगमंच के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो हमारा रंगमंच विकसित होता है, उसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कोणार्क बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। वह आधुनिक रंगमंच की जैसे वहाँ नींव पड़ती है। और वे उन गिने चुने लेखकों में हैं जो समग्र रंगमंच की कल्पना करते हैं, भारतीय रंगमंच की कल्पना करते हैं। फिर मोहन राकेश के तीनों नाटक मुझे बहुत प्रिय हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बातें होती रही हैं साहित्य और रंगमंच की दुनिया में। ये वे बेहद महत्वपूर्ण नाटक हैं। वो नाटक की भाषा, जो संवाद की जो भाषा होती है और रंग भाषा, दोनों को अपनी उपस्थिति से बदलते हैं। उसी तरह अगर आप कन्नड़ में गिरीश कार्नाड के नाटकों को देखें तो कार्नाड के आने के बाद भारतीय रंगमंच का कलेवर बदलता है। ये चार बड़े महत्वपूर्ण नाटककार हुए हैं हिंदी में, मोहन राकेश, कन्नड़ में गिरीश कर्नाड, बादल सरकार बंगला के जो नाटककार हैं, बांग्ला भाषा के नाटककार। बादल सरकार का जो उत्तर काल है वो खास तौर पर बिल्कुल आप देखिए कि अलग ढंग की नाट्य रचनाएं लेकर के आते हैं। उसी तरह मराठी के विजय तेंदुलकर, ये इन चारों को बहुत बड़ा नाटककार माना गया है आज़ादी के बाद। और चारों स्त्री को लेकर के और मनुष्य के भीतर स्त्री को लेकर पलती हिंसा, पुरुष के भीतर खास तौर पर इस भारतीय समाज में उस हिंसा का ऐसा विस्फोट विजय तेंदुलकर के नाटकों में देखने को मिलता है कि उसका कहीं दूसरी जगह मुकाबला नहीं है। तो इस तरह ये तमाम बड़े नाटककार हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद हमारे रंगमंच को एक मजबूती, एक दृढ़ता प्रदान किया नाट्यालेखों से। गीता भी आ गई। गीता नमस्कार। आप, उम्मीद है अब आप स्वस्थ हो रही होंगी। अर्पण जी, कहानीकार बनाम उपन्यासकार, यह प्रश्न थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। मुझे नहीं लगता कि कहानीकार बनाम उपन्यासकार कोई संघर्ष उस तरह का किसी लेखक के बीच चलता है। ये सब कुछ अच्छा, आपने अभी दूसरा प्रश्न, चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। अभी जो लैपटॉप पर प्रश्न आ रहा है उसको देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण करते हुए आपको किन तरह की रचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? दो तीन बातें बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया की जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं उनका अनुवाद करना भी मुश्किल है, कठिन काम होता है। और रूपांतरण, किसी दूसरी विधा में उसका रूपांतरण करना तो महा कठिन काम है। यह बहुत ही कठिन काम है। राजेंद्र सक्सेना जी, निबंध के नाट्य रूपांतरण के बारे में आपके विचार? मैंने ज्ञान चतुर्वेदी जी के पगारे बाबू के 5 पत्र का नाट्य रूपांतर आकाशवाणी भोपाल के लिए किया था। जी, मैं वही बात बता रहा हूँ कि किसी भी अच्छी रचना का नाट्य रूपांतरण करना, किसी अच्छे उपन्यास कहानी का, ये कठिन काम है। क्योंकि जब हम रूपांतरण करते हैं, जैसे नाटक में रूपांतरण करते हैं, तो उस विधा की अपनी मांग होती है। और दर्शक उपन्यास पढ़ के गया, उसके दिमाग में उपन्यास है। कई बार दर्शक नाटक छोड़कर उपन्यास की मांग नाटक देखते हुए करने लगते हैं। यह एक संकट है, क्योंकि नाटक की अपनी मांग, उस विधा की तकनीकी मांगे हैं। आप वहां से वर्णनात्मकता से, वहां दृश्य रचने होते हैं, चाक्षुषता चाहिए। उस चाक्षुषता के लिए नाटककार को जो रूपांतरित कर रहा है उसको कई तरह की छूट लेनी पड़ती है। तो यह एक कठिन काम है। किसी भी उपन्यास, किसी भी कहानी, किसी भी कविता, या जैसा कि राजेंद्र सक्सेना बता रहे हैं कि उन्होंने
निबंधों का नाट्यांतर किया। तो इस तरह से किसी भी रचना को नाटक में बदलना कठिन काम है। और अगर आप कहानी पढ़ करके कहानी की मांग करते हैं नाटक देखते हुए, तो यह उचित मांग नहीं है। आपको पहले यह सोचना होगा कि आप नाटक देखने जा रहे हैं। यह उसका तकनीकी पक्ष है जिस पर जो एक कठिन काम है जो जो करना पड़ता है नाटककार को। दूसरी बात, महिला आंचल के नाट्य रूपांतरण की बात करूं तो मैं उसे अपना अब तक का सबसे असफल, सबसे कमजोर काम मानता हूं। इसीलिए उसका एक संस्करण प्रकाशित जरूर हुआ, शब्दपीठ से इलाहाबाद का वो प्रकाशन था। उसके बाद मैं साहस नहीं कर पाया कि उसको फिर से उस पर काम करके उसका पुनर्प्रकाशन करूं। एक तो ये, जब उसका मंचन हुआ तो निर्देशक जो भी उसके थे, उनकी मूर्खताओं के चलते, माफ कीजिएगा मुझे ये शब्द उपयोग करना पड़ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनकी जिद के प्रति, उनके हठ के कारण उन्होंने मेरे नाट्यांतर में कई उल्टी सीधी बातें जोड़ करके प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसका नतीजा हुआ कि वो असफल हुआ। हालांकि वो बड़े समारोह में ओपन हुआ था प्ले, संगीत नाटक अकादमी का पूर्वी क्षेत्र का नाट्य समारोह था उसमें। और वो कठिन काम था जिसको मैं पूरी तरह कर नहीं पाया, मुझे ऐसा लगता है अब। लेकिन मेरी योजना में है कि मैं एक बार फिर से उस स्क्रिप्ट पे काम करूं और वो प्रकाशित होकर लोगों के सामने आए। नाट्यांतर से जुड़ा माध्यम कहानी का रंगमंच है, जुदा माध्यम, दोनों की चुनौतियां भिन्न है। जी हाँ, बिल्कुल। अंकुर जी ने कहानी का रंगमंच के वे प्रणेता हैं, उन्होंने उसको शुरू किया। और उनका सिद्धांत ये है कि कहानी अगर हम मंचित करते हैं तो हम उसको कहानी से नाटक न बनाएं, उसको कहानी ही रहने दें और कहानी के रूप में। और मैं इससे बहुत हद तक सहमत भी हूँ कि या तो फिर आप उसको नाटक की तरह करते हैं तो आपको बहुत सारी छूट देनी पड़ेगी, फिर आपको ठीक हूबहू उसी कहानी की मांग नहीं करनी पड़ेगी, उसी टेक्स्ट की मांग नहीं करनी पड़ेगी जिसको आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अंकुर जी जो कहानी का रंगमंच करते हैं उसमें वो टेक्स्ट नहीं बदलते हैं, उस टेक्स्ट के भीतर जो नाटकीय संभावनाएं छिपी होती हैं, जो जो कुछ जो तत्व छिपे होते हैं रंग के, उसकी उसके भीतर जो रंग भाषा छुपी अगर है तो उसको आविष्कृत करने की कोशिश करते हैं अभिनय के माध्यम से उनके अभिनेता। वह एक अलग शैली है और आज लगभग स्थापित हो चुकी है। हालांकि उसमें बहुत खराब प्रदर्शन भी हुए हैं, बहुत ही उबाऊ और खराब प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी प्रस्तुतियां भी हुई हैं। अब जैसे मैं याद करूं कि अंकुर जी ने कामतानाथ की कहानी संक्रमण को मंचित किया और नसीरुद्दीन शाह ने संक्रमण को मंचित किया। संक्रमण का नाट्य रूपांतरण था वो एक तरह से, और वो बेहद असफल था। अंकुर जी की प्रस्तुति संक्रमण के सामने वो बेहद कमजोर प्रस्तुति थी। तो इस तरह होता है। अंकुर जी की जो कहानी का रंगमंच है उसमें बहुत अच्छी प्रस्तुतियां भी हुई हैं और बहुत खराब प्रस्तुतियां भी हुई हैं। ये निर्भर करता है कि आप किसी भी चीज को कैसे एक सृजनकर्ता के रूप में कैसे उसका पुनराविष्कार अपने लिए करते हैं। आपकी कहानियां हो या उपन्यास, उनकी आबदार भाषा पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। सरलता से युक्त ऐसी भाषा के प्रयोक्ता रचनाकार के रूप में आप हिंदी की युवतर रचना पीढ़ी से भाषा सजगता और उसके समुचित निर्वहन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अर्पण जी, ये मुश्किल है, किसी को भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत संदेश इस तरह का देना चाहिए कि आप ऐसा करें, ऐसा किया जाना चाहिए। सबके, मैंने पहले भी कहा कि अपने अपने जीवनानुभव होते हैं। हर लेखक को लेखक के रूप में अब अपना सब कुछ अपने आप
अर्जित करना होता है, अपना पुनराविष्कार आपको अपने आप करना होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भाषा जो है रचना के यथार्थ के गर्भ में छिपी होती है। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम जो यथार्थ चुनते हैं कहानी के लिए, उपन्यास के लिए, किसी भी रचना के लिए, उसी यथार्थ के गर्भ में उसकी भाषा और उसको कहने का जो कहन का जो अंदाज है, जिसको आप शिल्प कहते हैं, जिसको आप वो छिपा होता है। ये आप रचनाकार का जो जीवनानुभव है, उस यथार्थ को ले से टकराने की जो उसकी अपनी शक्ति है, उससे ही ये सारी चीजें अर्जित होती है। अगर आपका जीवनानुभव विस्तारित नहीं होगा, जो यथार्थ आप चुन रहे हैं, उस यथार्थ से आपका जीवनानुभव अगर मिलता है और मिल करके अगर नया कुछ नहीं रच पाता है, तो ये सब नई भाषा या संप्रेषणीय कम्युनिकेटिव भाषा आप नहीं रच सकते हैं। तो भाषा कोई अलग से चीज नहीं है, पैबंद की तरह आप उसको किसी रचना में नहीं चिपका सकते, वह रचना के भीतर से ही उपजती है, मुझको ऐसा लगता है। और मेरी कोशिश भी लगभग यही होती है कि मैं अपनी रचनाओं के लिए, अब आप जैसे खुला कहानी पढ़ें तो उसकी भाषा अलग है, उसका भाषाई संसार बिल्कुल अलग है। वैसे ही जब आप पाणे का पयान पढ़ते हैं, व्यास ब्रह्म पढ़ते हैं, तो बिल्कुल अलग है। आप पदासीन कहानी पढ़िए तो उसकी पिकुल ध्वनि पढ़िए, उसकी भाषा। तो मुझे लगता है कि हर कहानी का जो यथार्थ है उसके गर्भ में उसकी भाषा छिपी होती है। आपको लेखक के रूप में इसको अर्जित करना होता है, और यह अर्जन तभी संभव है जब आप अपने यथार्थ से आपका अपना जीवनानुभव किस वेवलेंथ पर मिलता है। प्रज्ञा पूछती हैं कि एक और बात जानना चाहती हूँ, आपने अपने नाटकों में विदेशिया से आगे का लोक रचा है, उस पर जरूर बताएं। देखिए, आरंभिक दौर जब लिखना शुरू किया, और मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि अभी भिखारी ठाकुर और उनके रचनाशीलता को लेकर के एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है, चारों तरफ उनकी चर्चा हो रही है। 84 में जब ये काम शुरू हुआ, जब अमली लिखना मैंने शुरू किया, तो यह संगीत नाटक अकादमी की एक स्कीम के तहत था, एक निर्देशक के लिए था जो दूसरे सज्जन थे। लेकिन नाटक पर बातचीत हुई कि इस तरह का नाटक एक तैयार किया जाए, और भिखारी ठाकुर की जो अपनी शैली थी, उस शैली में हमारे आधुनिक रंगमंच के लिए क्या उपलब्ध है, कौन से युक्तियाँ उपलब्ध हैं, उनको लेकर के पहले नाट्यालेख पर आप काम करें, फिर वो काम करें। एक फिल्म के सिलसिले में वो बम्बई भाग गए और लंबे समय तक मुंबई में रहे, प्रदर्शन से 5, 7 या 10 दिन पहले आए। बहरहाल ये एक अलग किस्सा है, इसको लेके विवाद भी हुआ बहुत सारा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, उस नर्क में फिर से नहीं मैं उठकेरना चाहता हूँ। तो विदेशिया उनका नाटक था, उनके उस नाटक को लेकर के, जब नाटक वो कोई भी करते थे, उसकी ऐसी लोकप्रियता थी कि कुछ भी वो करते थे तो लोग कहते थे विदेशिया देखने जा रहे हैं। इसका जिक्र जगदीश चंद्र माथुर ने किया है अपनी परंपराशील नाट्य पुस्तक जो है उनकी, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि भिखारी ठाकुर की शैली को उन्होंने ही पहली बार नाम दिया है कि वो विदेशिया शैली, पहली बार शैली उन्होंने कहा। तो हम लोगों ने उसको, किसी का एक नाम तो कोई होना चाहिए, तो वह नाम लिया गया। लेकिन नाटक के जो आरंभिक दौर का जो 3 काम हुआ, अमली, फिर मृच्छ कटिक पर माटी गाड़ी, फिर मैला आंचल, ये तीनों में ये मेरी कोशिश रही कि नाट्यालेख में ही जो युक्तियां, जो अपने नाट्यालेख में जिस तरह की युक्तियों का वो प्रयोग करते थे, उनका उपयोग हो और मंचन में उसको साकार किया जा सके। उसके बाद के दौर के 3 नाटक हैं, स्वयं भिखारी ठाकुर के जीवन पर पूरी मतलब उनके जीवन को आधार बनाकर एक नाटक, हालांकि वो जीवनी नहीं है, वह एक स्वतंत्र रचना है जिसके नायक भिखारी ठाकुर हैं, और बटोही, जिसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रिपर्टरी ने किया, अंकुर जी ने उसको निर्देशित किया था।
फिर बिरसा मुंडा के जीवन पर एक नाटक है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी दालिया पर मैंने काम किया। यह काम उन 3 नाटकों के काम से अलग है, क्योंकि तीनों के बीच एक गैप भी था, समय का भी गैप था। और मेरी यह कोशिश रही कि मैंने जो किया है उसको रिपीट ना करूं, उसका उसी में न उलझा रहूं, नई युक्तियां खोजी जाए, आलेख के स्तर पर अभिव्यक्ति के नए कौशल की तलाश हो, और कितने बिंब, कितनी चाक्षुषता हम नाट्यालेख में भर सकते हैं, इसकी कोशिश की जाए। और इसकी कोशिश करने की, इसको अर्जित करने की कोशिश मैंने की। मैं नहीं जानता कि उसमें कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ। तो यह एक काम था। और मुझे लगता है कि आपको लगता है कि उससे आगे का लोक रचा गया है, तो ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन मेरी कोशिश भी यही रही है कि उससे आगे का लोक हो, हमारा समय, हमारा समाज है। हम जब कोई नाटक करते हैं, चाहे वो शेक्सपियर का ही नाटक क्यों नहीं, चाहे वो शेक्सपियर की शैली में ही हम क्यों न कर रहे हों, या ब्रेख्त की शैली में, हमारा समय और समाज सामने खड़ा होकर हमसे प्रश्न करेगा कि हम इसको क्यों देखें, अगर इसमें हमारा समय और समाज नहीं है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम चाहे कोई शैली प्रस्तुति की अपनाएं, या नाट्यालेख में कोई किसी भी समय का यथार्थ चुने, हमारा समय, हमारा समाज उससे प्रतिध्वनित होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रज्ञा, मैं शायद आपको संतुष्ट कर पाया होऊंगा, क्योंकि इससे लंबी बातचीत यहाँ संभव नहीं है। अंग्रेजी में ड्रामा और प्ले में अंतर है, इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, ये लंबी बातचीत हो जाएगी, और मैं सिर्फ नाटक पर इसको केंद्रित नहीं करना चाहता। अंतर तो है, लेकिन हिंदी में ये अंतर मिट गया है। हिंदी वालों ने, हम लोग बहुत कुछ मिटा करके अपने हिसाब से रच लेते हैं, और ये अंतर हमने मिटा दिया है। और धीरे 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 तो नाट्यालेख ऐसे आने लगे हैं कि नाटक की जो विभिन्न सरणियां थी, उनका भी भेद मिटते जा रहा है। प्रज्ञा बटू ही बहुत सशक्त नाटक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमली में जमीन का मसला हो या सांप्रदायिकता का, वह मुझे पुरानी युक्तियों के साथ आगे का लोक है। आभार। शुक्रिया प्रज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं कहानीकार बनाम उपन्यासकार की बात कर रहा था। तो कहानी कार का उपन्यासकार से कोई युद्ध नहीं होता है ना। कुछ लेखक बहुत सौभाग्यशाली और ताकतवर होते हैं, या बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, जो आरंभिक दौर में ही उपन्यास लिख लेते हैं। कुछ का मानना है कि कहानी लिखना बहुत कठिन काम है, बहुत कम में आपको बात कहनी होती है, एक क्षण विशेष, एक बात, जबकि उपन्यास में आपके पास बहुत पन्ने होते हैं, बहुत कुछ कहने की गुंजाइश होती है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों अलग विधाएं हैं। और जब दो अलग विधाएं होती हैं, तो उनमें कोई संघर्ष कैसे हो सकता है? दोनों का जब अलग अलग अपना साम्राज्य है, दोनों का की तकनीक जब बदल जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नाटककार मेरे साथ, मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत संकट क्या रहा, वो मैं जरूर बताना चाहता। मुझे बहुत प्रिय है कहानी लिखना। कहानी लिखना मुझे बेहद प्रिय है। इसलिए भी उपन्यास लिखने से, जब आप देखेंगे मेरी अधिकांश कहानियों को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि यह उपन्यास भी हो सकता था। मैं नहीं जानता कि यह कमजोरी है, यह खराबी है, या क्या है, लेकिन एक औपन्यासिक विस्तार आपको कहानियों में भी मिलेगा, जो गलत भी हो सकता है, जो कहानी की कमजोरी भी हो सकती है। तो मित्र लगातार ये कहते थे कि आपको उपन्यास लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास अनुशासन ही नहीं है कि मैं बैठ करके जम करके लंबी रचना पर काम कर सकूं, या यावरी, नौकरी और भी बहुत सारे तामझाम, रंगमंच रंगमंच देखने के लिए इस कोने से उस कोने भागना जाना।
तो इतना सब कुछ करते हुए लंबे समय तक सबसे काट करके अपने को उपन्यास को देना कठिन था। तो अग्निलीक लिखते हुए 5 साल लग गए। शुरू किया, छूटा, फिर शुरू किया, छूटा। तो मुझे लगता था कि अनुशासन की कमी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहानीकार बनाम उपन्यासकार कोई संघर्ष होता है। कई हमारी पीढ़ी के बहुत महत्वपूर्ण लेखकों ने बाद में जाकर के उपन्यास लिखा, कुछ ने पहले भी लिख लिया, कुछ ने बहुत बाद में जाके उपन्यास लिखा, कुछ अब लिख रहे हैं। नई पीढ़ी के बहुत सारे लोग उपन्यास के साथ ही सामने आए। तो इसका कोई एक नियम नहीं है और न कोई आपस में झगड़ा है। हाँ, अब मुझे उपन्यास लिखने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत जल्दी अगले वर्ष के आरंभ में ही मेरा नया उपन्यास पढ़ेंगे, दाता पीर। और आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अग्निलीक केस को समाप्त करने के तत्काल बाद मैंने ये काम शुरू किया और लगभग 14 महीनों में ये उपन्यास पूरा हुआ है। लिखते हुए कुछ छूट जाता है तो वापस शुरू करने की यात्रा कैसे होती है, ये कठिन है, बहुत कठिन काम है। जो छूट जाता है उसके छूट जाने का, हमेशा के लिए छूट जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन वे चीजें फिर पकड़ में आ जाती हैं, वे चीजें जो आपके भीतर से न छूटी हो। अगर आपके भी वह बाहरी काम करना भले छूट गया हो, लेकिन मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं उसका सूत्र अगर आप पकड़े हुए होते हैं, उससे बंधे होते हैं, या वो उलझा होता है आपके मन के भीतर, उसके धागे, वो सूत्र उलझे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो फिर पकड़े जाते हैं, फिर वो खुलते हैं धागे और फिर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह अगर छूट जाए कोई चीज़ तो मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं, ये कठिन काम है। और मुझको लगता है कि धीरे धीरे ये धैर्य भी लेखक के भीतर पैदा होता है कि वह अपनी छूटी हुई चीज़ों को बहुत आहिस्ता से, बहुत इत्मीनान से पकड़ने की कोशिश करे। अब ये जन सुलभ पुस्तकालय का एक प्रश्न है मेरे पास लिखित, जो उन्होंने व्हाट्सएप से भेजा था कि आपके प्रिय संपादक और लेखक कौन है। लेखकों की बहुत लंबी सूची है। कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेखकों की, प्रिय लेखकों की बहुत बड़ी सूची है और दूसरी भाषाओं के भी, अन्य भारतीय भाषाओं के भी और हिंदी के भी। तो उनके अगर मैं नाम गिनाने चलूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन अभी बिल्कुल नई पीढ़ी, थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, कुछ नाम छूट भी जाएंगे। उम्मीद है कि मेरे युवा साथी या मेरी बाद की पीढ़ी के जो अब युवा नहीं रहे, किसी तरह युवा बने हुए हैं, उन साथियों से क्षमा याचना के साथ कि कुछ छूट भी जाए। तो कई लोग बेहद महत्वपूर्ण लिख रहे हैं, वे मुझे बेहद प्रिय हैं। वैसे लोगों में वंदना राग है, प्रतीक्षा हैं, चंदन पांडे हैं, मनोज पांडे हैं, आकांक्षा पारे हैं, योगिता यादव हैं। मैं अगर नाम गिनाने चलूँ तो एक लंबी सूची है मेरे पास नए लेखकों की, जिनको मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, निरंतर पढ़ रहा हूँ। एकदम बिल्कुल नई आई हुई लेखक दिव्या विजय है, कुछ दिनों पहले दिव्या शुक्ल का कहानी संकलन आया, प्रज्ञा पांडे हैं, और प्रज्ञा रोहिणी ने इधर उनकी कहानियाँ आई हैं, उपन्यास आया। और उपन्यास में अभी जो आया वो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं। और ये सब आश्वस्ति का भाव पैदा करते हैं कि एक पूरी जो रचनात्मकता की एक का जो गीता श्री हैं, गीता की कहानियों को में इतना अलग अलग वैविध्य है कहानियों में। इस तरह से अगर हम थोड़ा उदार होकर के, मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, बहुत आरंभिक दौर में ही किसी लेखक या को
को आप सिर्फ उसको आप छांट करके जब चलेंगे तो आप अपनी भाषा के साथ अन्याय करेंगे, नई आती हुई पीढ़ी के साथ अन्याय करेंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है कि जो नए लोग आ रहे हैं उन पर आपकी राकेश हैं, राकेश ने अच्छा लिखा है, राकेश मिश्र, उनका कहानी संकलन पिछले वर्ष मैंने पढ़ा था, उनकी कहानियाँ पढ़ी। इस तरह एक नए आते हुए लेखकों की जो अब नए नहीं रहे, जिन्होंने अपने काम से, अपनी रचनाधर्मिता, रचनाशीलता से जिन्होंने यह साबित किया है कि वे बेहद महत्वपूर्ण गल्पकार होने जा रहे हैं हमारे आने वाले समय। और भी नाम मुझे अगर जैसे जैसे स्मृति में मेरे आते जाएंगे मैं बताऊँ। प्रज्ञा पांडे का ऑफ वाइट कहानी संकलन आया, वो बहुत बढ़िया संकलन है और गांव के अछूते यथार्थ को अभिव्यक्त करती हैं वो वे। इस तरह जिनके भी संकलन इधर मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरफ पढ़ सकूँ कहानियों को। तो इस तरह से मेरे बहुत सारे प्रिय लेखक हैं। अभी मेरे साथ के जो लेखक हैं उनमें बहुत प्रिय हैं, कई हैं मैं जिनको पढ़ करके, लेकिन उनका नाम ले, सब मित्र हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ आपको स्वाद मिल सके अलग अलग। अब आप बताइए, अभी योगेंद्र आहूजा है, मनोज रोकड़ा है, इन दोनों का क्या किसी दूसरी भाषा में कोई, अगर हम सिर्फ विदेशी साहित्य की बात करते हैं, किस भाषा के लेखक से कमजोर हैं ये दोनों ने इतनी अच्छी कहानियां लिखी, इतना सघन गद्य लिखा है। महेश कटारे हैं, देवेंद्र की कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं, नवीन कुमार नैथानी की कई, ये लोग, नवीन कुमार नैथानी की कोई चर्चा ही नहीं करता, जबकि इतनी महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनके पास। इस तरह से एक लंबी सूची है लेखकों की, एक लंबी सूची है हमारी पीढ़ी में, जो जो हो सकता है समय के साथ छन कर बाहर आए, मेरी पसंद को भी नकारते हुए बहुत सारे और सारे लोगों की रचनाएं बाहर आए और उन पर पढ़ा जा सके, उनको नए ढंग से उन पर विचार किया जा सके। इस तरह से एक मुझे लगता है कि रचनाओं को अभी आप जो पढ़ रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, एक तो वो आपकी पसंद के लेखक हुए, दूसरा जिनको आपने पढ़ करके बहुत कुछ जाना सीखा आरंभिक दौर में, जो बड़े स्टॉल, अगर मैं अभी कहूँ कि मेरे प्रिय लेखक प्रेमचंद हैं तो कौन सी नई बात कर दूँ, हैं वो सबके प्रिय हैं, मेरे भी प्रिय हैं, उनको पढ़ के सबने सीखा होगा, मैंने भी सीखा। तो अभी जो नए लेखक हैं उनमें बहुत सारे लोग प्रिय हैं, और मेरे प्रिय संपादक संपादकों से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा है हरि नारायण जी को छोड़कर, इसलिए कि वे मेरे मित्र हैं। तो अब मैं बताइए कि अपने मित्र को प्रिय न कहूं तो किसको कहूं? वर्षों पुराने वे मित्र हैं। और आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हरि नारायण जी जब आगरा में रहते थे तो रूप कंचन नाम की एक पत्रिका उन्होंने शुरू की। आप में से बहुत नए लोगों ने उस पत्रिका को देखना तो छोड़ दीजिए, उसका नाम भी नहीं सुना होगा, उसके कुछ ही अंक आए थे, कथा देश से बहुत पहले की बात है। उस पत्रिका के दूसरे या पहले अंक में मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी कहानी छपी थी, हिजड़े लोग उस कहानी का शीर्षक था, छपी थी। मैं, प्रेम कुमार मणि, हम तमाम लोग उसमें लोगों की कहानियां, धीरेन्द्र अस्थाना की भी कहानी थी उसमें, हरीश पाठक, कई लोग, तमाम लोग छपे। तो इतनी पुरानी मित्रता है और इतना प्रेम है, तो मेरे प्रिय तो भाई हरि नारायण जी हैं। अग्निलीक पर, अग्निलीक उपन्यास के बारे में कुछ विशेष रूप से बताएं, इसके कुछ अंशों का कृपया पाठ भी करें। अग्निलीक उपन्यास के बारे में मुझे लगता है कि उपन्यास सामने है, कुछ ही महीने हुए, अभी वर्ष भी पूरा नहीं हुआ इसके आए हुए। यह इस उपन्यास
को लिखना मेरे लिए स्वप्न की तरह रहा है, या मेरा स्वप्न था जो पूरा हुआ है। मुझे खुद पर कभी-कभी लगता था कि मैं शायद इसको पूरा न कर पाऊँ। एक लंबा कालखंड है उस उपन्यास में। कई तरह के लोग हैं, किस्म-किस्म के लोग हैं, किस्म-किस्म का जीवन है, सब ग्रामीण जीवन है। और आज़ादी के बाद से अब तक हमारे गाँव जिस तरह बदले हैं, नदियों के किनारे बसा जीवन, किसानों का जीवन, खेतिहर मजदूरों का जीवन, उनके भीतर उनके परिवार, गांव की राजनीति। कुछ मित्रों को शिकायत हुई कुछ कि इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ जीवन के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। राजनीति भी मेरे लिए दिल्ली की कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजनीति जो गांव की होती है वही दिल्ली की राजनीति को बनाती और बिगाड़ती है। तो मेरी नज़र जड़ पे रही है। कोशिश मैंने की है कि गांव की जो राजनीति है, जो सहज जीवन में घुली मिली है, और वो उसका रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है, उसके प्रभाव बदल रहे हैं, जो विन्यस्त है जीवन में, उन्हीं सब चीज़ों को रखने की कोशिश की है। और अंश मैं भूल गया था कि मुझे अंश पढ़ना है, तो मैं पुस्तक रखना भूल गया था। मैं आपको एक छोटा सा अंश पढ़ के सुनाता हूँ। यह छोटा सा अंश है, बहुत छोटा सा, थोड़ा सेंसुअस भी है, अच्छे अर्थों में मैं कह रहा हूँ। एक बहुत ही इंटीमेट, बहुत आत्मीय क्षण है इस उपन्यास का, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बुढ़िया बीएफी घर के बाहर वाले हिस्से में बनी पलानी में लीलाधर के साथ सोई थी। मूंज और पतहर से बनी ये पलानी ठंड में गाय बांधने या किसी हित पाहुन के आने पर सोने के काम आती थी। अभी रास बिहारी चौधरी के घर से आया भूसा भी इसी में रखा हुआ था। आंगन वाली बसखट खाली कर इसी भूसे को एक कोने में पसार कर बीएफी ने उस पर गुदड़ी बिछा दी थी और लीलाधर के साथ सोई थी। अकलू जब जेल में थे और विपत के दिन थे, जसोदा रौजा वाली गढ़ी से अपने हाथों मूंज और पतहर काट काट कर जसोदा ने रौजा वाली गढ़ी से अपने हाथों मूंज और पतहर काट काट कर जमा किया था। मुंशी दामोदर लाल की बसवारी से बांस काट कर ले आई थी। एक दूसरे में गुथे बांसों के गठिन और विशाल झुरमुटों से नाभ बांसों को चुनकर काटना और खींच लेना हंसी ठट्ठा नहीं था, पर जसोदा ने अकेले किया सब कुछ। दियर की औरतों का जीवट प्रसिद्ध था। घाघरा की जल विपदा और रेत भरी हवाओं के थपेड़े उन्हें जीवट सौंपते। देखते देखते एक दिन जसोदा की ये पलानी खड़ी हो गई। जसोदा के आंगन में बिछी बसखट पर झिरझिर बरस रही थी चांदनी। घाघरा के कज्जल जल सी चमकती हुई जसोदा की गोरी देह को अपनी जामनी भुजाओं में बांधे अकलू अपलक निहार रहे थे उसका मुख, और उत्फुल्ल चंद्रमा निहार रहे थे जसोदा को कसने वाली अकलू की बाहों में उभरी मछलियों को, पीठ पर उगाई पतली नदी सी रेख को, कांधों पर उभरे पहाड़ों के शिखर को। जब कभी अकलू की विशाल छाती के नीचे दबकर मसले जाते हुए अमृत कलश पलछिन के लिए झलकते, चंद्रमा की आंखें चौंधी आ जाती। जसोदा की गोरी जंघाओं और पिंडलियों से टकराकर परावर्तित होती चांदनी की आभा से दीपित हो रहा था आकाश।
जसोदा के सघन काले बालों के विस्तार में खो जाने के भय से चंद्रमा बार बार उसकी नाक की लौंग पर आकर बैठ जाते थे। वर्षों बाद जसोदा के आंगन में उत्सव की रात थी। इस उत्सव के साक्षी थे चंद्रमा। अकलू को अपनी जसोदा पर अगाध भरोसा था। काम कुटिल चंद्रमा और दसों दिशाओं के दिक्पाल प्रमत्त इंद्र से बेपरवाह अकलू और जसोदा उत्सव मनाते रहे। रात बीत रही है पिया, आधी रात बीती। पहरुआ बोला, और अब बीत रहा है अंतिम पहर इस रात का। बोल रहे हैं चिरई चुरूम, मेरी गोद छोड़ो पिया, उतरो मेरी अटारी से। पूर्वा बयार तुम्हें आलस दे रही है। मेरे घर के पिछवाड़े खड़े लवंग के गाछ ने धरती पर लवंग बिखेर दिया होगा। मुझे सूप लेकर लवंग बटोरने जाना है। ये एक छोटा सा अंश था आपके लिए। और लगभग 1 घंटे की ये बातचीत हो गई। और शिवदयाल भाई, चलिए आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। तो हाँ राजेंद्र सक्सेना जी, दाता पीर के लिए आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी मित्रों का शुक्रिया। और मुझे लगता है 1 घंटे हमारी बातचीत हो गई है। और एक प्रश्न और है जो जिस पर अर्पण कुमार और जनसुलभ पुस्तकालय चाहते हैं कि बातचीत हो। मैं इस प्रश्न को अंतिम प्रश्न के रूप में रख रहा हूँ इस कार्यक्रम में, कि बिहार के ग्रामीण परिवेश कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। तो साथियों, अमूमन होता क्या है कि हम गांव के बारे में हमारी जो धारणा है वो रूढ़िग्रस्त होती है। ख़ासतौर पर जो लोग गांव को सिर्फ टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं, तो गांव भी उतना ही बदल रहे हैं जितना शहर। और गांव कोई बहुत पवित्र जगह नहीं है। ग्राम्य जीवन नहीं रहा। वहाँ भी उतने ही प्रपंच हैं, उतनी ही दुष्टताएं हैं, वैसी ही हिंसा है और वैसा ही प्रेम है, वैसा ही जीवन निःसृत हो, जहाँ से ऐसे ऐसी समरस भूमि भी गांव है। गांव कोई अलग से अलग नहीं है। हाँ, रूप बदलता है। देखिए, गांव की स्थिति ऐसी हो गई कि हमने विकास के नाम पर सब कुछ अंधाधुंध शहर को दे दिया। अगर गांव को कुछ दिया तो उसको गांव नहीं रहने दिया। हमने उसको न शहर रहने बनाया कायदे से, न गांव बनाया। तो गांव से एक बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। गांव के लोगों को ये लगने लगा कि यहाँ जीवन नहीं है, यहाँ सुख नहीं है। जिस सुख को हमारे मन के भीतर रोपा गया, वह सुख उनको शहर में दिख रहा था। और हमने सुख, नकली सुख जो रोपा, उसकी लालसा में गांव के लोग भागे। बड़ी संख्या में पलायन हुआ बिहार के गांव से। तो खास तौर पर हम अक्सर दोष देते हैं कि बिहार में नदियां हैं, बाढ़ आ जाती है, ये हो जाता है। वो लोग इसलिए भागते हैं। जल, अगर उस जल का प्रबंधन किया जाए तो उस जल से सारा माणिक मोती सब कुछ निकलेगा। गांव का जीवन, सारी दरिद्रता मिट जाएगी। लेकिन यह सब जिस राजनीतिक विवेक या राजनीतिक दृष्टि के साथ होना चाहिए, आज़ादी के बाद हमारे राजनीतिज्ञों ने इसकी फिक्र नहीं की, इसकी चिंता नहीं की। विकास को उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर, वोट की राजनीति से जोड़कर देखा और सब कुछ नष्ट किया। उन्होंने गांवों को भी नष्ट किया, शहरों को भी नष्ट किया। गांव हमारे बहुत तेजी से बदले हैं। और आप देखिए, जिस राजनीति की बात, राजनीति को लेकर आप इस देश में अभी आतंक फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं
कि हमारा समरस समाज कहाँ जा रहा है, इसकी शुरुआत गांव से हुई है। वे गांव नहीं रहे। मेरा गांव ऐसा गांव था कि होली के दिन कोई मुसलमान अपने गाय अपनी भैंस का थन नहीं छूता था। हिंदू जाते थे और दूध खुद दूहते थे और ले आते थे अपने घर पुआ बनाने के लिए, मालपुआ बनाने। और ईद के दिन हिंदुओं के घर के गायों और भैंसों का दूध सारा का सारा मुसलमानों के घर जाता था। बच्चे और बूढ़े के लिए थोड़ा सा लोग छोड़ देते होंगे तो छोड़ देते होंगे। ये समरसता थी हमारे गांव में। मैंने अपने इन हाथों से ताजिया और सीपड़ में कागज साटा है। सहला और गंडा बांधा गया है मुझे मुहर्रम में। तो मेरी दादी जाकर के इमामबाड़े में ताख भरती थी। मेरी अम्मा ईद के समय जो इफ्तार के लिए घर से बन करके पकौड़ियाँ और चना ये सब जाता था। आज आप इसकी कल्पना मेरे गांव में भी नहीं कर सकते। तो हमने अपने हाथों अपना गांवों को नष्ट किया है। गांव बहुत तेजी से बदल रहे हैं, वैसे ही बदल रहे हैं जैसे शहर। वहां भी मनुष्य ही रहता है जैसे शहर में मनुष्य रहता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि विकास की नई अवधारणाओं के साथ हमारे देश की राजनीति सामने आए, लेकिन उसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। बहरहाल इस सब के बावजूद जीवन है और जीवन रहेगा। जीवन को जीवन जहाँ से जीवन निःसृत होता है वैसी जगह हमारी पृथ्वी पर बची हुई हैं और उन्हीं के सहारे हमको आगे की कल्पना करनी है, अपने जीवन की कल्पना करनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमें अपनी बातचीत अब ख़त्म करनी चाहिए। बहुत लंबी बातचीत हो गई और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आप सबका। आप सब जो आए इस हॉल पे और आपने मुझे इतने स्नेह के साथ सुना, आपका ये प्यार है। ममता जी का ख़ास तौर से मैं शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ममता जी चूँकि हमारी ममता कालिया जी वरिष्ठ पीढ़ी की लेखियाँ हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इन अपने वरिष्ठ लेखकों को पढ़कर हम लोगों ने संस्कार सीखे हैं। तो उनके प्रति जनसुलभ पुस्तकालय के प्रति, अर्पण कुमार आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।